नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। आज सबसे पहले अपने गेस्ट से आपको परिचय करवा दूं। हमारे साथ आज होंगे रविंद्र राव होंगे, जो कोटक कमोडिटी के कमोडिटी रिसर्च के हेड हैं, और साथ ही बिटुपन मजूमदार होंगे, जो bmazumdar.com के हैं। और आगे क्रूड मार्केट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी भी होंगे। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो बात सबसे पहले सोने की अगर करें तो सुरक्षित निवेश मांग से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। सोने का फरवरी का वायदा 48,000 के ऊपर चला गया है। चांदी की बात करें तो बेस मेटल्स में तेजी के साथ चांदी की कीमतों की तेजी और बढ़ गई है। करीब 500 रुपए ऊपर है चांदी का मार्च का वायदा 63,500 रुपए के आसपास। कच्चे तेल की बात करें तो शुक्रवार को भारी गिरावट के बाद आज 4 से 5% की तेजी हम कच्चे तेल के मार्केट में देख रहे हैं। बेस मेटल्स में और नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहां पर भी भारी गिरावट दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव 7% से ज़्यादा टूट चुके हैं। MCX पर भी 6% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। कॉपर ग्लोबल स्लोडाउन की चिंता फिर बढ़ी है। हालांकि आज के कारोबार में 0.25% के आसपास की तेज़ी हम MCX कॉपर में देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और बेस मेटल्स की बात करें तो जिंक की बात करें तो आज के कारोबार में 0.5% की तेजी है। एनर्जी क्राइसिस की चिंता को बाजार अब डाइजेस्ट कर चुका है। अब दूसरी खबरों पर पूरे ही बेस मेटल्स के मार्केट का फोकस है। जिंक के बाद अगर निकेल की बात करें तो निकेल में भी आज करीब 1% की मजबूती है। बैटरी इंडस्ट्री से मजबूत मांग से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। निकेल के बाद एल्युमिनियम की बात करें तो कम इन्वेंट्री से कीमतों को यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। और आज के कारोबार में बेस मेटल्स में सबसे ज्यादा तेजी हम एल्युमिनियम में ही देख रहे हैं। एग्री मार्केट में मेंथा ऑयल जहां पर लगातार दबाव बन रहा था कंज्यूमर डिमांड की वजह से, निचले स्तरों पर खरीदारी से थोड़ी बहुत यहां पर तेजी भी दिखनी शुरू हो गई है। कॉटन की बात करें तो चीन से मांग घटने से यहां पर दबाव बना है। कुछ और एग्री काउंटर्स की नजर डाल लेते हैं। अगर कुछ और एग्री काउंटर में हल्दी, जहां पर मौजूदा फसलों की स्थिति बेहतर है, जो खड़ी फसलें हैं उनको लग रहा है कि यहां पर अच्छे प्रोडक्शन हो सकते हैं। जो भी उत्पादक क्षेत्र है वहां से अच्छी रिपोर्ट हल्दी को लेकर आ रही है। हल्दी के बाद अगर जीरे की बात करें तो गुजरात और राजस्थान में स्विंग के जो नए नंबर्स आ रहे हैं वो बढ़कर आ रहे हैं, ये यहां पर दबाव बना सकता है। हालांकि आज जीरा और हल्दी दोनों में ही तेजी दिख रही है। धनिया की बात करें तो रबी सीजन में बेहतर फसल का अनुमान है, उस वजह से यहां पर ऊपरी स्तरों पर दबाव बन सकता है। लेकिन आज करीब 1% की तेजी हम दिसंबर के वायदा में देख रहे हैं। सोया तेल की बात करें तो इंपोर्ट 14% से ज्यादा घटकर 10.49 लाख टन हुआ है, जो नई रिपोर्ट आई है सी की तरफ से। सोयाबीन की अगर बात करें तो चीन से मांग घटने से यहां पर दबाव बना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर भारी उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी भी है। तनेजा जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, कच्चे तेल में तो काफी भारी उतार चढ़ाव है। आपने टारगेट दिया था $70 का, वो शुक्रवार के दिन अचीव हो गया। अब आपको क्या लगता है, अब किस तरफ रुख करेगा कच्चा तेल? देखिए, जो अब इस बात पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो नया वेरिएंट आया है कोविड का, वो किस तरीके से उसका फैलाव, अगर फैलाव होता है तो अगर वो यूरोप के अंदर उसका फैलाव ज्यादा होता है, और जिसकी आशंका कुछ डॉक्टर्स बता रहे हैं, कुछ वैज्ञानिक बता रहे हैं, तो मुझे लगता है 3-4 दिन में वो स्थिति थोड़ा स्पष्ट हो जाएगी WHO की तरफ से भी कि ये वेरिएंट जो है ये कितना मैनेजेबल है, या ये जो अभी तक वैक्सीन दी गई है उसका कोई असर उस पर नहीं होगा। तो ये सब देखना पड़ेगा। अगर ये आता है कि ये वेरिएंट जो है ये इस वैक्सीन को न्यूट्रलाइज कर सकता है और फैल जाएगा, तो फिर तो बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आएगी। लेकिन मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर इसकी स्थिति स्पष्ट होगी। और लेकिन अभी तक जो रिएक्शन है वो पैनिक रिएक्शन है, और वो कहीं ना कहीं तेल की कीमत पर भी रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर ये 3-4 दिन में आता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि ये वेरिएंट जो है, ये जो वैक्सीन दी गई है उससे काफी हद तक काबू में रहेगा, बेकाबू नहीं होगा और ये ज्यादा नहीं फैलेगा, तो फिर ऑयल का जो ऑयल है थोड़ा सा वो अपना रिकवर करना शुरू करेगा। लेकिन जो $70 पर बैरल है, ये एक ऐसी कीमत है जिसको लेके बड़े इंपोर्टर, जिसमें इंडिया भी शामिल है, अमेरिका भी है, वो काफी कंफर्टेबल हैं, रशिया भी कंफर्टेबल है। तो इनकी कोशिश रहेगी कि $70 के आसपास स्टेबलाइज हो जाए। लेकिन जो देश बिल्कुल अनकंफर्टेबल है, चाहता है कि $80 ही कम से कम हो, वो सऊदी अरब है।
तो लेकिन आज की बाजार ने आज $70 पे इसको लाके खड़ा किया है। लेकिन उसका सबसे बड़ी वजह दो ही है। एक मुख्य वजह यही है कि जो नया वेरिएंट आया है कोविड का, और दूसरा अमेरिका, भारत, सब लोगों ने जो अपने रिजर्व से तेल को रिलीज किया था, उसका भी कुछ हद तक जो है इसका असर पड़ा है। तो आने वाला जो ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते के एंड तक, शुक्रवार तक स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो पाएगी। उसके बाद ही कुछ इसको एनालाइज करना ठीक तरीके से हो पाएगा कि एक्चुअली किस दिशा में तेल की कीमत जाती है। तनेजा जी, सर ओपेक की बैठक भी है इस हफ्ते। इन्होंने हालांकि मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए बैठक की तारीख भी बढ़ाई है, 2 दिसंबर को अब बैठक है। तो क्या लग रहा है, क्या ये उत्पादन घटाने का फैसला तो नहीं कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ओपेक भी आखिरी घंटे तक यही देखेगी कि वैज्ञानिक और डॉक्टर क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है वेरिएंट को लेकर के, क्योंकि सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। ये वही ओपेक थी जिसने लाख कोशिश कर दी थी और तेल की कीमत जो है लगभग $0 भी पहुंच गई थी चंद घंटों के लिए, आपको याद होगा। तो इसलिए जो है अब आज की स्थिति के अंदर ओपेक का क्या फैसला होता है उसका कीमत पर बहुत असर नहीं पड़ने वाला। असर इस बात का होने वाला है कि जो कोविड वेरिएंट है ये किस तरीके का और कितना, और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए कितना खतरनाक है। इस समय अभी फिलहाल सारा फोकस उसी पे है। ओपेक भी उसी पे ही फोकस करेगी। उसी हिसाब से जो है कोई, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा फैसला वो ले पाएंगे। उनको भी इसी बात का इंतजार रहेगा कि कुल मिलाकर के इस वेरिएंट का अच्छी तरह रिसर्च हो जाती है और ये पता लगता है जो वैक्सीन पूरी दुनिया में कई लोगों को लग चुकी है कि वो वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है, आपको बचाती है। ये वेरिएंट आप पे हमला नहीं कर पाएगा। अगर ये नतीजा निकलता है कि नहीं, ये वेरिएंट जो है वो वैक्सीन को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब वैक्सीन का कोई असर नहीं होता उसके ऊपर, वो फैलता है, तो फिर जाहिर है कि फिर पूरा बाजार ही दूसरी तरफ दिशा में चला जाएगा। इसलिए मैंने कहा फ्राइडे तक तस्वीर साफ होगी कि तेल किस दिशा में जाने वाला है। ओके सर, एक और सवाल, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर आज वियना में बैठक है। क्या उम्मीद लग रहा है, क्या ये डील करने के पक्ष में होंगे सारे जो भी कंट्रीज इनमें शामिल हैं? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान भी चाहता है और कहीं ना कहीं अमेरिका भी चाहता है कि ये इस तरीके से जाए। लेकिन जो ईरान अमेरिका की जो डील होगी या पश्चिम देशों की डील होगी, उससे क्या बाजार को फायदा मिलेगा? 2 मिलियन बैरल या 2.5 मिलियन बैरल जो बाजार में तेल आएगा, आज जो तेल की कीमत है उसको उसने पहले से ही फैक्टर इन कर लिया है। अर्थात वो उससे का जो भी परिणाम होने वाला है, अगर पॉजिटिव होता है, वो ऑलरेडी आज की कीमत में फैक्टर्ड इन हो चुका है। क्योंकि ईरान का काफी तेल जो है वो चीन को जा रहा है। ईरान का काफी तेल तुर्की के माध्यम से स्पॉट मार्केट में आ रहा है। तो अगर वो थोड़ा ये हो जाएगा, वो थोड़ा फॉर्मलाइज हो जाएगा और लीगल हो जाएगा, और भारत जैसे देश जो है फिर वो उसको मंगा पाएंगे जो अभी नहीं मंगा पा रहे हैं। इतना सा फर्क है। लेकिन जहां तक कीमत की बात है, ईरान का जो कंट्रीब्यूशन होगा पूरा ग्लोबल सप्लाई के अंदर, उसका कीमत पे जो असर होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। ओके तो ये कुछ खबरें हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। इसके हिसाब से ही क्रूड आगे की दिशा तय करेगा। शुक्रिया तनेजा जी, आपने तमाम डिटेल्स दर्शकों को समझाएं। चलिए वादा बाजार के एंगल से देख लेते कि टेक्निकली कैसा लग रहा है। रविंद्र जी, क्रूड में काफ़ी उतार चढ़ाव है, क्या लग रहा है अभी? अगर चार्ट पे अगर देखें तो आपको कैसा लग रहा है कच्चा तेल अभी? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। मेरे हिसाब से 70 से लेके $68 का एक कभी सपोर्ट, आई वुड से टेम्पररी बॉटम जैसा है। बट जैसे तनेजा जी ने बताया कि जो वायरस का जो टेंशन है वो अगर एस्केलेट होता है, जो हमें कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा, आई थिंक फिर तो ये $68 भी निकाल देगा। लेकिन एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि $68 का एक टेम्पररी बॉटम होना चाहिए। अगर MCX की बात करें तो MCX में अराउंड 5200 तक के सपोर्ट्स लग रहे हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक अगर 5380 5400 तक आता है प्राइस, तो फिर से एक बार इसमें सेलिंग आ सकती है। 5500 के ऊपर अगर टिकता है तो ही आई वुड से कि टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगा, अदरवाइज अभी भी थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है। बट जैसे मैंने बताया 5200 पे इसका अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे आता है तो वहां से फिर से एक बार रिबाउंड देख सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर राइस आता है टुवर्ड्स 5000 से 5400 के आसपास, एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 5250 5200, और स्टॉप लॉस इसमें अराउंड 5500 तक के मेंटेन कर सकते हैं। ओके तो ये व्यू है कच्चे तेल को लेकर। बीटूपन, आपको कैसा लग रहा है? 5350 के आसपास कच्चा तेल अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर कोई ट्रेड बन रहा है या आप भी ऊपर के लेवल का वेट करेंगे, ऊपर के लेवल पे बिकवाली की सलाह देंगे? देखिए, फ्राइडे में जिस तरह का मूवमेंट हुआ था क्रूड ऑयल में, उस तरह का तो मूवमेंट हम लोगों ने रिसेंटली देखा नहीं था। हाँ, बीच में देखा था जब क्रूड ऑयल का प्राइस नेगेटिव में चला गया था WTI में। जो ये पैनिक रिएक्शन है, ये रिएक्शन शायद ओवर ज्यादा हो गया जो ग्लोबल मार्केट में है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा
जो वायरस वाला फैक्टर है वो पैनिक रिएक्शन था, क्योंकि इसके बारे में कोई बात ही नहीं चल रहा था कि कोई कोविड थर्ड वेव आ सकता है। और जो डब्ल्यूएचओ का स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंजेस हुआ कि ये वायरस ऑफ इंटरेस्ट से वायरस ऑफ कंसर्न, तो इसके कारण और ग्लोबल जो एयरलाइंस का जो बंद हो रहा है, मतलब जो एंट्री का, तो उससे क्या हो रहा है कि एटीएफ के डिमांड का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है बोल के थोड़ा सा क्रूड ऑयल में पैनिक सेलिंग है। और दूसरा और एक चीज है कि ओपेक ने भी जो चेंजेस किया है मीटिंग में, दे वांट टू ऑब्जर्व कि एग्जैक्टली होगा क्या। मेरे हिसाब से वायरस मेरे हिसाब से बड़ा इश्यूज नहीं होगा, मार्केट में ज्यादा पैनिक है, ग्लोबली पॉलिटिकल लीडर्स में थोड़ा पैनिक है, क्योंकि एक जो पैंडेमिक एंडेमिक होने वाला था उससे थोड़ा एक्सटेंशन हो रहा है, तो थोड़ा सा इसलिए कॉन्सर्न्स रहेगा। और सप्लाई साइड जो प्रेशर है ग्लोबली, या ईरान का भी जो मीटिंग है, मेरे हिसाब से सप्लाई साइड पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा ओपेक बैकफुट में आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए मार्केट एक कंसोलिडेट करेगा। जो बाकी गैस ने भी बताया था $68 या $70 का एक बॉटम है, और ये शायद बॉटम टूटने के बाद भी ज्यादा बड़ा सेल ऑफ नहीं, $65 के आसपास पहुंच सकते हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में बड़ा मुश्किल हो रहा है आज का ट्रेड, थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी ज्यादा बन जा रहा है। तो 5400 या उस सब के आसपास ही सेल करिए, नहीं तो ट्रेड नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो ऊपर लेवल पे सेल कीजिए, मार्केट में मोमेंटम में थोड़ा सा मिल सकता है नीचे में 5250 या 5200 का। तो ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहिए, यहाँ पे थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिए। जरूरत नहीं कि हर दिन में मार्केट में आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। ओके, यानी आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है कच्चे तेल में, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल हो गया है। अगर आपको ट्रेड करना ही है, आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है, तो आप ऊपर की तरफ बिकवाली करें, ऐसे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट आज मान रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की, जहां ज़बरदस्त गिरावट दिख रही है, करीब करीब 6% टूट चुका है 382 के आसपास MCX पर। रविंद्र जी, क्या लग रहा है, नेचुरल गैस क्यों गिर रहा है इतना, और गिरावट आएगी क्या? जी, नेचुरल गैस में आई थिंक ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है कि जब भी ये एक्सपायरी की तरफ आता है तो हम इसमें एक उछाल देखते हैं, जो हमने देखा, और उसके बाद एक फिर से जो उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन के पास में आ जाता है, और उसकी वजह से हमने एक फॉल देखा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, सारा ही मार्केट्स एक नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा था, और नेचुरल गैस में हमने एक पॉजिटिव मूव देखा था। तो मेरे हिसाब से वो पॉजिटिव मूव निकल गया है, एंड थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो मेरे हिसाब से नेचुरल गैस का एक, अगर हम पिछले कुछ सेशन का एक मूव देखें, तो एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस ऊपर की तरफ। 410 412 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है जो नहीं निकाल पा रहा है। इनिशियली 388 का था, उसे निकाल के अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था वो अराउंड 410 का था। हमने एक उछाला भी देखा था लास्ट वीक में, लेकिन अभी मेरे हिसाब से फिर से वो जो ब्रॉड रेंज है वो ब्रॉड रेंज में ट्रेड करेगा। ऑन द डाउन साइड 348 350 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। हालांकि रेंज बहुत वाइड है, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी है इसमें, बट मेरे हिसाब से अगर इमीडिएट सपोर्ट देखे तो 368 378 का 370 के आसपास होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये रेंज में ही ट्रेड करेगा। ऊपर में 402 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे में इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 370 368 का रहेगा। तो सपोर्ट लेगा मार्केट 370 पे फिर से एक बार, और फिर से एक बार राइज आ सकता है, बट मुझे लगता है कि एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड करेगा। सो इस रेंज में ट्रेड करना एक बेटर स्ट्रेटेजी होगी। ओके, यानी ये रेंज का ध्यान रखिए, इस रेंज में ही आपको ट्रेड करें, ऐसा रविंद्र जी मानते हैं। बिटूपन, आपको क्या लगता है, क्या इस रेंज में आप भी वही सलाह देंगे कि इस रेंज में ही ट्रेड करें? हाँ, पूरा मार्केट का उन्होंने मेरा भी व्यू बता दिया कि फिलहाल नेचुरल गैस भी काफी एक ब्रॉडर रेंज में चल रहा है। फिलहाल आज का जो इंट्राडे एक डाउनसाइड है, और ये इसका इम्पैक्ट थोड़ा क्रूड ऑयल के दाम गिरने से भी नेचुरल गैस में थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन फिलहाल क्रूड ऑयल में, सॉरी, नेचुरल गैस में शायद 370 के आसपास इंट्राडे में एक सपोर्ट अपोर्ट रह सकता है, तो वहां से बाउंस बैक है। तो वो सब लेवल के आसपास एक बार इंट्राडे के लिए ले सकते हैं बाय के लिए। तो फिलहाल 383 के आसपास है, थोड़ा सा डिप्स आएगा मार्केट में, तो वहां पे शायद प्रोबेबली एक बाइंग बन सकता है। 390 का रेंज है या 400 का रेंज में ऊपर में रजिस्ट करेगा मार्केट। ओके, तो ये भी हुए। सर, सोने चांदी में आज तेज़ी दिख रही है। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 48,200 के आसपास MCX गोल्ड ट्रेड कर रहा है, और ये दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है जो 47,776 पे। तो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर रविंद्र जी क्या सलाह देंगे आप? मेरे हिसाब से विश्व मोहन, गोल्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि हमने इनिशियली गोल्ड में वायरस कंसर्न के चलते एक अप मूव देखा था। इट केम अप टिल 1810,
इंटरनेशनली, लेकिन उसके बाद हमने एक फॉल भी देखा, क्योंकि जो अल्टीमेट रिएक्शन है वो सारे ही एसेट क्लासेस में आता है, और गोल्ड में भी हमने थोड़ा सा एक फॉल देखा। बट मेरे हिसाब से जब तक कि वायरस कंसर्न्स का एक क्लैरिटी नहीं मिलता, जो कि हमें से ये वीक में मिल जाना चाहिए, तब तक गोल्ड थोड़ा सा सपोर्टेड रह सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में और बॉन्ड में हमने एक फॉल देखा है। डॉलर इंडेक्स में भी एक अच्छा खासा फॉल आया है, हालांकि अभी थोड़ा सा सपोर्टिव है, क्योंकि थोड़े से रिस्क सेंटिमेंट इम्प्रूव हुए हैं, कि एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद ये वेरिएंट उतना घातक नहीं होगा जितना कि इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और जिसकी वजह से पैनिक सेलिंग आई थी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए फॉर दिस वीक, तो हमें क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अगर एस्केलेट होता है वायरस सिचुएशन, तो हो सकता है कि गोल्ड को फिर से एक बार सेफ हेवन के चलते एक सपोर्ट मिले, और ऊपर में फिर से हम 1815 1820 तक के $20 तक के लेवल्स देखें। और अगर एमसीएक्स की बात करें, तो फरवरी वायदा जो है वो मेरे हिसाब से अगर 47,800 47,700 के आसपास अगर मिलता है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, एक अच्छा बाइंग जोन होना चाहिए। और ऊपर के लेवल फिर से एक बार हम 48,400 से 48,500 तक के देख सकते हैं। सिमिलरली अगर चांदी की बात करें, तो चांदी में जो बेस मेटल्स में जो अप मूव आया है, आई थिंक दैट हैज सपोर्टेड द सिल्वर प्राइजेस, क्योंकि हमने फ्राइडे को एक शार्प फॉल देखा था, क्योंकि इवन बेस मेटल्स में एक शार्प फॉल था, बिकॉज इकोनॉमिकली सेंसिटिव कमोडिटीज है। तो बेस मेटल के चलते सिल्वर में भी एक रिबाउंड आया, प्लस गोल्ड में भी थोड़ा बहुत रिबाउंड आया है, तो दोनों साइड से सपोर्ट मिला है। लेकिन मुझे लगता है कि ये रेजिस्ट करेगा ऊपर के लेवल पर। बट अगर डिप्स आता है, तो डिप्स में जरूर बाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि गोल्ड थोड़ा सपोर्टिव है, तो सिल्वर भी रह सकता है। तो सिल्वर में अगर देखें, तो जो नियर टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड फिर से एक बार 63,800 से लेके 64,000 तक के लेवल दिखा सकता है। तो कोई भी डिप आता है, तो गोल्ड सिल्वर दोनों में ही बाइंग किया जा सकता है, टिल ये जो क्लैरिटी आ नहीं जाती वायरस को लेकर। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही खरीदारी की सलाह है, क्योंकि अभी सुरक्षित निवेश मांग के दम पर यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। एक खबर का अपडेट आपको दे दूं कि गोल्ड बॉन्ड में भी निवेश के लिए खुला हुआ है आज से, और आज से ये 4,791 रुपये 4791 का प्राइस तय किया गया है। अगर आप डिजिटली निवेश करते हैं, तो यहाँ पर 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट भी, आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आपके लिए जो ये प्राइस होगा 4741, अगर आप डिजिटल ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए अगर गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं, तो एक अच्छा मौका है जो गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाह रहे हैं। बीटूपन, अब आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर में टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है करंट लेवल्स पे, और क्या आज के लिए अगर कोई खरीदना चाह रहा है, तो आप भी सलाह देंगे कि खरीद कर जाएं? खरीदना है तो सिल्वर पे खरीद सकते हो, ज्यादा गोल्ड से ज्यादा बेटर कंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें थोड़ा बेस मेटल का भी सपोर्ट है। ओवरऑल पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से नहीं होने से भी सिल्वर में थोड़ा सा सपोर्टिव फैक्टर है। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में यहाँ से 400-500 रुपए का एक अपसाइड हो सकता है। गोल में भी अपसाइड है, लेकिन गोल में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन रहा है ट्रेंड यहाँ के, जिस तरह से हम लोगों ने सेल ऑफ देखा था, और एक बार जो रिस्क एवर्जन सेंटीमेंट के कारण जो मार्केट में एक रिकवरी आया था, और रिस्क एवर्जन बिकॉज ऑफ द डेल्टा 4 वेरिएंट। तो फिलहाल के लिए गोल में थोड़ा सा नीचे लेवल पे बाय हो सकता है। नीचे लेवल पे 47,700-800 के लेवल के जो आसपास है, उसके लेवल पे आप पोजिशनल ले सकते हो। इंट्राडे में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम हो सकता है, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा सिल्वर में थोड़ा सा आज तेजी के लिए रखिएगा। और ऐसा नहीं कि बड़ा पोजीशन बनाइए, थोड़ा लाइट होके रहना इज बेटर, क्योंकि काफी वोलेटाइल है मार्केट में। और फिजिकली अगर आप जो बताया कि गोल्ड में फिजिकली या ई गोल्ड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म में, तो उसके लिए तो काफी कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में डायरेक्शन में शायद स्टॉप लॉस काफी प्रॉब्लम हो जाता है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा देख दाखी कीजिएगा। इंट्राडे में 400-500 रुपए के लिए आप सिल्वर बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर 47,700 नीचे के लेवल पर खरीदारी की सलाह है 47,950 के टारगेट के लिए। बेस मेटल्स में आज चौतरफा खरीदारी है, एल्युमिनियम कॉपर सबसे ज़्यादा मजबूत है। क्या करना चाहिए ऊपर के लेवल पे? बीटूपन, आपको क्या लग रहा है? कॉपर में की अगर बात करें तो 735 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर क्या करें, खरीदें या बेचें? कॉपर में मैं तो पहले से बता रहा हूँ कि कॉपर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा मार्केट डाउन रहेगा। कॉपर में ऊपर के लेवल के आसपास कॉपर को बेचना है, और पहले से ही मैं लास्ट वीक में भी बेच ही रहा था। 750-55 के आसपास से मैं बोल रहा है कि सेल करना है। तो फिलहाल कल जो फ्राइडे को जो सेल ऑफ है, उसके हिसाब से ग्लोबल मार्केट में जो एक माइल्ड पुल बैक है, उसके हिसाब से कॉपर में भी थोड़ा सा उसी फैक्टर का है। लेकिन ग्लोबली अगर देखते हैं तो कॉपर मार्केट में गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, सरप्लस भी आ सकता है 2022 में। जो सेंटीमेंट है
इमीडिएटली आपको ऐसा नहीं कि बहुत रैली आएगा मार्केट में। अपसाइड में आपको कोई भी अपसाइड आता है तो उस पे सेल करना है। अभी फिलहाल के लिए 735 जो है थोड़ा सा और पुट आने दीजिए, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट में क्या हो रहा है कि स्टॉक्स या सब मार्केट थोड़ा सा रिकवर करेगा तो थोड़ा सा तेजी लाएगा। थोड़ा तेजी आने के बाद जब होता है तो सेल पे रहना मेरे हिसाब से बेटर होता है। 745 या 750 का जो रेंज है उसके हिसाब से इस रेंज में आप शॉर्ट करके होल्ड कर सकते हैं कॉपर को। यानी और थोड़ी अगर और मैं अदर बेस मेटल में देखता हूँ तो निकल में शायद थोड़ा सा स्टेबिलिटी रहेगा। निकल में बड़ा सेल ऑफ नहीं देख रहा मुझे। प्रोबेबली निकल आपका अभी जो 1557 के आसपास है वहां से शायद थोड़ा डीप आने से 1535 37 ये सब लेवल से एक बार रिकवरी हो सकता है 1580 तक फिलहाल के लिए निकल के लिए। ओके, तो ये भी है कॉपर और निकल में। कॉपर लेकिन बेचने की सलाह है, जो करंट लेवल से वहाँ से 2-3 रुपए और ऊपर आने दीजिए, फिर आप बेचें 738 के आसपास। फिर ये ट्रेड आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बेहतर होगा। और जो टारगेट B21 ने दिए हैं कॉपर को लेकर, वो टारगेट है 730 रुपए का। रविंद्र जी, बेस मेटल्स में पर आपका ओवरऑल व्यू क्या है? अगर कोई टॉपिक उसमें से एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? वेल विश्व मोहन, अगर बेस मेटल्स की भी चाल देखें तो ओवरऑल जो मूव्स है वो अभी भी एक आई वुड से कि एक बहुत ही ब्रॉड रेंज मूव है। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर में भी 750 755 तक जाता है, वहां से हम सेलिंग देखते हैं, फिर से जब भी 720 के आसपास आता है तो एक बाइंग आती है। अभी थोड़ा सा संभल रहा था बेस मेटल्स और वायरस कंसर्न्स की वजह से हमने ओवरऑल बेस मेटल्स पैक में एक फॉल देखा। तो अगेन इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि वायरस सिचुएशन कैसे क्रॉप अप होता है इन नेक्स्ट 3-4 डेज, और अगर ये एस्केलेट होता है तो दैट माइट बी नेगेटिव फॉर बेस मेटल्स। बट अगर इंट्राडे या 1-2 दिन की बात करें तो मेरे हिसाब से एक दो अच्छे पिक है कॉपर में। मुझे लगता है कि फिर से एक बार 730 728 तक के लेवल्स आ सकते हैं, सो राइस पे सेल करना चाहिए। बट अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर कुछ लेना चाहिए तो मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम में काफी बार हमने देखा कि 207 205 के लेवल से एल्यूमिनियम में एक राइज आया है, तो मेरे हिसाब से वो एक सपोर्ट बन जाता है। और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक 204 205 एक अच्छा लेवल होगा एल्यूमिनियम बाय करने के लिए। ऊपर में फिर से एक बार हम 215 से 220 तक का लेवल देख सकते हैं। तो एल्यूमिनियम एक अच्छा पिक होगा फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से कॉपर को एक बार राइस पे बेच के चल सकते हैं। ओके, यानी कॉपर दोनों ही जानकारों की राय है कि ऊपर में आपको बेचना चाहिए। 736 पे ये बेचने की सलाह दे रहे हैं, और टारगेट दोनों ही जानकारों का सेम है, 730 का टारगेट दोनों ही कॉपर पर दे रहे हैं। लेकिन एल्युमिनियम निचले लेवल पे खरीदारी की सलाह शॉर्ट टर्म के लिए रविंद्र जी की तरफ से आ रही है। उनको लगता है कि 205 के आसपास आप एल्युमिनियम खरीद सकते हैं 215 के टारगेट के लिए। चलिए अब एग्री मार्केट पर नजर डाल लेते हैं। सोयाबीन जहां पर आज काफी गिरावट दिख रही है, खबर यह आ रही है कि चीन से मांग कम हो सकती है। रविंद्र जी, क्या लगता है सोयाबीन और गिरेगा? 6500 के आसपास है एनसीडीएक्स दिसंबर का वायदा। यस विश्वमोहन, मेरे हिसाब से एक टेक्निकल रेजिस्टेंस पे है सोयाबीन अभी, और जो वायरस कंसर्न है आई थिंक वो एग्रो कमोडिटीज को भी इम्पैक्ट करेगा, स्पेशली सोयाबीन, क्योंकि ये इंटरनेशनल कमोडिटी है। तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत फॉल आ सकता है। मेरे हिसाब से 6200 6300 तक के लेवल्स पॉसिबल है सोयाबीन में, जो कि फिर से एक बार बाइंग को अट्रैक्ट कर सकता है। वहां से फिर से हम एक बार बाइंग देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 6700 ऊपरी कैप रहेगा, और नीचे साइड में अराउंड 6200 का एक सपोर्ट रहेगा। ये ब्रॉड रेंज रहेगा, और अभी इस लेवल पे अब थोड़ा भी अगर राइस आता है तो एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 6250 6200, और वहां पे आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ओके, तो एक रेंज बता दिया है इन्होंने रविंद्र जी ने, 6200 नीचे की तरफ, 6700 की तरफ ऊपर का एक ब्रॉड रेंज है। इस रेंज का फायदा उठाएं, नीचे में खरीदारी, ऊपर में आप बिकवाली करने की कोशिश करें। चलिए अब समेटने का शो को यहीं पे वक्त आ गया। शुक्रिया रविंद्र जी आपका और B21 आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और अपना आउटलुक दर्शकों के साथ शेयर किया। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET नाउ।